हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स जो कि किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और आप ये भी जानते होंगे कि एटम्स फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो फ्री स्टेट में रह सकते हैं, बाकी सब नहीं। वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं और कंबाइन करके वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स जो कि किसी कंपाउंड के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये अकेले रहते क्यों नहीं हैं, ये कंबाइंड स्टेट में ही क्यों मिलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, और उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स में, वन बाय वन सबको समझाने के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाई डू एटम्स कंबाइन, और उसको लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा लुईस कोसेल कॉन्सेप्ट अप्रोच, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने रूल बताया था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मीन्स एटम्स जो भी स्टेबल स्टेट में हैं, जो अकेले रह रहे हैं, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है कंबाइन करने के लिए, वो अधिकतर कौन से थे, जो थे नोबल गैसेज, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। और ये भी देखा गया कि उनके अंदर उनकी वैलेंस शेल में, जो कि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, इसको हम कहते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो नोबल गैसेज में हीलियम हो या फिर नियोन हो, इन सब में क्या है, नियोन ऑर्गन, सभी के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द एक्सेप्शन 2 8 2 8 8। सो लास्ट ऑर्बिट में सबके पास इनकी ऑर्बिट कंप्लीट है, फुलफिल्ड है, इसलिए इनको ना तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही लेने की। जब भी कोई कॉम्बिनेशन होता है, जो एटम्स के अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो बाकी 100 एलिमेंट्स जो कंबाइन करते हैं उनमें क्या होता है, उनके पास या तो 1-2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं या फिर उनके पास कमी है। अब वो जो उनके पास ज़्यादा हैं, अगर वो उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो वो भी नोबल गैस जैसे हो जाएंगे। और अगर जिनके पास कम है, अगर वो ऐसा कुछ ले लें, 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो उनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सकते हैं। और इसी को कहते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है इलेक्ट्रॉन लेने में, देने में, और यही अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कोई चेन नहीं है, कोई रोप नहीं है, कोई थ्रेड नहीं है जो एटम्स को बांध रहा है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे एक माँ बेटे में होता है, फ्रेंड्स में होता है, यानी कि उनके बीच में कोई रस्सी से किसी ने नहीं बांध रखा उनको, लेकिन फिर भी वो एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, है ना। माँ के साथ बच्चा अटैच्ड होता है, फादर के साथ बच्चा अटैच्ड होता है, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स है, केवल केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्शन फोर्स। अब ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए एटम्स करते क्या है, यहाँ 2 तरीके से वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 by transfer of electrons, and number 2 by sharing of electrons. by transfer of electron means एक के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक के पास कम इलेक्ट्रॉन है, एक ने दूसरे को दे दिए, दोनों के पास लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे 2 फ्रेंड्स होते हैं, एक के पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है, दूसरे के पास कम पड़ रहा है, लेकिन दोनों को एक ही चीज़ लेनी है, ऐसी जिसकी की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए ही अलग अलग परचेज करना है, कुछ करना है, तो कैसे में क्या करेगा, एक फ्रेंड दूसरे को थोड़ा सा दे देता है। तो यहाँ पर भी 2 एटम्स फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले सकते हैं समझाने के लिए, जैसे NaCl एक ऐसा कंपाउंड का एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे Na है, उसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और दूसरे के पास कितने हैं, 2 8 7। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या होगा, इसके पास 2 8 हो जाएंगे और ये 2 8 8 हो जाएंगे, तो दोनों स्टेबल हो गए।
दोनों के बीच में बन गया एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात आती है कि दोनों के पास ही कम है, दोनों के पास ही देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो आपस में शेयरिंग कर ले तो एक उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट ऑक्टेट को कर सकते हैं। और ये जो फोर्स है, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड। अब बात आती है बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते कैसे हैं? जैसे दो बिजनेस में दो पार्टनर हैं, उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर हम मान सकते हैं फोटोस्टेट मशीन खरीदनी है और उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन दोनों के पास ही इतना पैसा नहीं है कि वो एक फोटोस्टेट मशीन ले सके। इसका मतलब दोनों को काम नहीं करना है, दोनों को कुछ फायदा नहीं होगा। अब करते क्या है, दोनों अपना मनी बीच में रखते हैं, दोनों इकट्ठा रखते हैं और एक फोटोस्टेट मशीन ले लेते हैं। अब वो काम करना शुरू हो गया, जो भी बेनिफिट होगा दोनों को मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास लास्ट ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसका इलेक्ट्रॉन ये यूज करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये यूज करेगा, और अब इस टाइम में दोनों के पास कितने हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज नोन एज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल मीन्स बराबर की साझेदारी, जितना तुम रखोगे बीच में उतना मैं रखूंगा, जितना एक रखेगा एटम दूसरा भी उतना ही रखेगा। ऐसी कंडीशन को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ये जो आयनिक बॉन्डिंग है, इसके एग्जांपल हम बहुत सारे पढ़ सकते हैं, अलग से सेपरेट पढ़ेंगे हम डिटेल में। इधर से कोवेलेंट बॉन्डिंग है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल है क्लोरीन एंड क्लोरीन, इट इज हैविंग 287 इलेक्ट्रॉन, इट इज आल्सो हैविंग 287 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 7 इसको देता है या 7 इसको देता है, 7 इसको देता है, तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन के पास अपने पास है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को ये अपने बीच में रख लेते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन को ये यूज करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को करेगा ये यूज। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। नाउ बोथ आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये कहलाती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब थर्ड टाइप का बॉन्ड भी होता है। थर्ड टाइप का बॉन्ड होगा जिसमें कि शेयरिंग बराबर की नहीं होगी, जिसमें होगी केवल वन साइडेड शेयरिंग। 1 एटम केवल इलेक्ट्रॉन देगा बीच में 8 पूरा करने के लिए, लेकिन दूसरे वाला कुछ नहीं करेगा। तो थर्ड एग्जांपल हम दे सकते हैं बाय वन साइडेड पार्टनरशिप मीन शेयरिंग, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं ओजोन। ओजोन में क्या है, 3 ऑक्सीजन हैं, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, दो सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑल दीज आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑक्सीजन ने आपस में शेयरिंग की और बना लिए, अपने पास इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। बट अब थर्ड जो ऑक्सीजन है, इसके लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, लेकिन देने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले से इनके फुलफिल्ड है, इनकी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, और उस कंडीशन में ये केवल इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस तरह से इसके अंदर भी एक शेयरिंग हो गई। इसके पास तो 8 थे ही, इसके पास भी 8 हो गए। ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो 2 बॉन्ड बन गए। अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा दिया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली देगा विदाउट टेकिंग एनी इलेक्ट्रॉन, तो वहां बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको कि हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी तरफ से टेल होगी, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे कहेंगे हेड। तो इसे हम ऐसा कहेंगे जैसे कि 2 फ्रेंड्स को बिजनेस करना है, लेकिन एक के पास कुछ भी नहीं है, फ्रेंड्स हैं, तो दूसरे वाला क्या करता है, तेरा शेयर भी मैं बीच में रख देता हूँ बिजनेस चलाने के लिए, और जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है दोनों काम करते हैं, दोनों फायदा उठाते हैं, और इस तरीके से ये है वन साइडेड पार्टनरशिप। तो वन साइडेड पार्टनरशिप की तरह से होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बात आती है इस ऑक्टेट रूल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा
लुईस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि लुईस कौशल कौन सा अप्रोच था, ये सभी के स्ट्रक्चर हमें समझाने पड़ रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स के लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एज पर ऑक्टेट रूल, फॉर्मेशन ऑफ Lewis structure of different ions. In case of atoms, we know that the symbol of the atom is written with the electrons of the valence shell as the dots, and for example sodium, it is written as 1. For example oxygen is written as with 6 dots. It is Lewis structure for oxygen atom. But अब आती क्वेश्चन आता है कि अब हम आयंस और मॉलिक्यूल्स का लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, और उसके लिए सपोज एग्जाम्पल सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे हमें लेना है NO3-, इसका हमें लुईस स्ट्रक्चर बताना है। और कैसे करेंगे उसके लिए हमें फ्यू स्टेप्स को फॉलो करना होगा। उन स्टेप्स के थ्रू हम किसी भी आयन, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर दे सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज पर ऑक्टेट, जो कि होने चाहिए। कितने ऑक्टेट अगर है, इंडिविजुअल एटम्स हैं और उनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको हम नाम दे देते हैं ए। इस एग्जांपल में जो ए है वो क्या है, देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 और 3 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी कि 32 होने चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो ए मस्ट बी 32। नंबर 2 पॉइंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इनके अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इसको काउंट करते हुए एन के पास है 5, इसको हम बी नाम देंगे। 5 प्लस 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। अब यहां पर क्योंकि माइनस चार्ज है, जितना भी माइनस चार्ज है मीन्स उतने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, और उतने इलेक्ट्रॉन हम प्लस कर देंगे +1, तो टोटल हो गया इसमें 24। तो हियर बी इज 24। अब आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं और कुछ बिना बॉन्डिंग के ही बच जाते हैं। जैसे इन केसेस में था कि ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन बीच में रखे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहे जाएंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगला पॉइंट हमारा होगा जो हमें ध्यान देना होगा, वो होगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स, जिसको हम सी नाम देंगे, नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स जितना दोनों में डिफरेंस होगा उतने इलेक्ट्रॉन कॉमन है, दोनों यूज कर रहे हैं, लेकिन केवल नंबर हमारे पास डबल के कंपैरिजन में 1 टाइम है। तो इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा मीन्स ए माइनस बी, जो कि यहां पर है ए माइनस बी, तो हमारे पास सी आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप हमारा होगा स्केलेटन बनाना। सेंट्रल एटम कौन है, विच इज सेंट्रल एटम, और स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ आयन। आयन का स्केलेटन क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, एन को रख देंगे सेंटर में, एंड दीज आर ऑक्सीजन्स, that is the skeleton structure, central atom, and it is surrounded by 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन तीनों ऑक्सीजन के साथ एंड नाइट्रोजन के साथ में। तो सबसे पहले हमें एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, बट वी आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करेंगे, किसी 1 सेट के साथ में NO के बीच में हम 2 पेयर रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयरिंग में ही होंगे।
एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, बराबर की म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पर हो रही है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा डी, और फिफ्थ पॉइंट पे हम लेके चलेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वो होंगे हमारे पास डी, इसको कि हम नाम देंगे डी, और वो होंगे 24 माइनस 8, क्योंकि 24 टोटल हैं, 8 बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं, तो बचे हैं 16। तो यहां पर हो जाएगा बी माइनस सी इजकल टू डी। अब हमारे पास कितने हैं, बी माइनस सी इजकल टू 16। तो अब इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को हम चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां पर 2 ऑलरेडी है, इसके पास ओनली 2 थे तो इसके पास 6 देंगे। हमें कंप्लीट करने हैं ऑक्टेट, इधर भी 6 होंगे, और इस तरीके से देखिए सभी के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहां पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n इजकल टू डबल बॉन्ड O एंड दिस वन, और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो ये है लुईस स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रेट NO3 माइनस। इस वे में जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम किसी भी आयन का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब बात आती है अपने अपने कंट्रीब्यूशन की, कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर तो चार्ज है, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जितने भी हैं उनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, उनका कितना हिस्सेदारी है इस बॉन्ड को बनाने में। तो उसमें हम लेके चलेंगे सबसे पहले, दैट इज नोन एज द फॉर्मल चार्ज, मीन्स इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इज इन दिस माइनस चार्ज। कितना इसका अपना कंट्रीब्यूशन है, एम का, सब पे कितना कितना चार्ज है, तो दैट इज नोन एज द फॉर्मल चार्ज। ये था लुईस स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पे क्या चार्ज प्रेजेंट है। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, चार्ज ऑफ ईच एटम फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। तो क्या करेंगे हम तीनों ऑक्सीजन को नंबर देंगे, ऑक्सीजन नंबर 1, 2 नंबर, 3 नंबर, एंड नाइट्रोजन तो है ही। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कितना है फॉर्मल चार्ज, और उसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस 1/S। इससे हम कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम पर, जो भी हमारा जिसकी एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, कितने हैं उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितने हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस स्ट्रक्चर को हम जानते हैं अच्छी तरीके से। इसमें लेते हुए हमने सबसे पहले किसको लिया, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, 5, मीन्स 5 आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ बॉन्ड बन चुके हैं, सो नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मीन्स नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो यहां पर हो जाएगा ये 0, कोई नहीं है ऐसा जो कि बचा हुआ है पेयर। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कितने हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 पेयर, 2 पेयर एंड 2 पेयर, मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर रहा है इन तीनों ऑक्सीजन के साथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 8। सो टोटल हो गया 5 माइनस 0 माइनस 4, तो n पर आ गया टोटल +1 फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन नंबर 1 की, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1। उसके लिए ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6,
अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? ओनली वन पेयर बॉन्ड बना रहा है। इट मीन्स ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं। लेकिन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? केवल वन पेयर। वन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो माइनस हाफ ऑफ 2, so value will be -1। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे है -1 फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन नंबर 2 फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, और उसके लिए हम लेंगे 6 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस, यहां पर 2 पेयर्स यूज हो चुके हैं, अभी 2 पेयर्स बचे हैं, तो यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 4, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2 पेयर मींस माइनस हाफ ऑफ 4 एज पर द फार्मूला। सो वी कैन कैलकुलेट 6 minus 4 minus 2 is equal to 0. So formal charge on oxygen number 2 is 0. Now formal charge on oxygen number 3. It will be in the same way 6 minus 1 upon 2 into 2 is equal to -1। तो हमारा चारों एटम्स पे फॉर्मल चार्ज निकल चुका है। अब हम निकालेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे टोटल चार्ज, एंड दैट विल बी नाइट्रोजन +1, ऑक्सीजन नंबर 1 -1, ऑक्सीजन नंबर 2 0, ऑक्सीजन नंबर 3 -1, so total is -1, so this -1 is present on the ion, so that is the formal charge। अब हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज और लुईस स्ट्रक्चर हम समझ चुके। अब आती है लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल की 8 इलेक्ट्रॉन होना क्या जरूरी है? क्या सभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है? क्या ऐसे कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं? तो यही है इसकी लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। और इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे, जैसे हाइड्रोजन के एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, BeH2 ये बॉन्ड बना रहा है, Be ने दोनों तरफ H के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? केवल 2, राइट। और H2 भी इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, H एंड H, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास मॉलिक्यूल स्टेबल है लेकिन उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है सेंट्रल एटम के पास। एग्जाम्पल BF3, BeF2 एंड AlCl3। तो इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने होंगे जिनमें से इनके पास सेंट्रल और एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बोरोन, बोरोन के पास फ्लोरीन से ये 1 and 1 बॉन्ड बना रहे हैं, सो इट इज हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये स्टेबल है। BeF2 दोनों के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं BeF। इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी कंडीशन में ये भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे ये सैंपल्स हैं जो कि ऑक्टेट रूल को कहते हैं कि ऑक्टेट रूल हर जगह सॉल्युबल एज पॉसिबल नहीं है। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि PCl5 SF6। ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके पास सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5Cl, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है। इसकी मीन्स इसमें जो वैलेंस शेल की जो ऑक्टेट है वो एक्सटेंड हो रही है और ये पॉसिबल है।
तो ऐसा अधिकतर वहां देखा गया है जहां पर d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो वहां पर सेंट्रल एटम की ये टेंडेंसी बढ़ जाएगी वैलेंसी को इंक्रीज करने के लिए। बट इसके साथ में एक पॉइंट और भी दिया गया है, जो था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बढ़ती है वहां पर एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं सिंगलेट, और उन कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन केवल एक दिया जाता है सेंट्रल एटम द्वारा, वो लेता नहीं है कुछ भी। तो जैसे कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा दिया जाता है, लेकिन ऐसे बॉन्डिंग में सिंगलेट एक इलेक्ट्रॉन अकेला जाएगा और वो वैलेंसी को बढ़ने नहीं देता है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में PCl5, three bonds are simple covalent bonds and one is singlet bond। सो इस तरह से उसका ऑक्टेट करीब करीब माना जा सकता है, कंप्लीट माना जा सकता है। तो ये था ऑक्टेट रूल और उसकी लिमिटेशंस। अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में। आयनिक बॉन्ड्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, कैसे स्टेबल आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं, उसको स्टडी करने के लिए अब हम चलते हैं आयनिक बॉन्ड्स। Ionic bonds, these are formed by transfer of electrons from valence shell of one atom to other। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो क्या कहलाता है, किन की क्वालिटी है जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दीज आर मेटल्स। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसमें इट मीन्स वो कैटायन बना सकते हैं। और दूसरे होंगे इलेक्ट्रॉन ले कौन सकता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जैसे 7 हेलोजेंस हो सकते हैं, ऑक्सीजन फैमिली हो सकती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो हम ये भी कह सकते हैं दिस बॉन्ड इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में NaCl, Na के पास हमने पढ़ चुके हैं, Na के पास है 281 इलेक्ट्रॉन, Cl के पास है 287 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर स्ट्रक्चर्स आर 1 इलेक्ट्रॉन, देयर आर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी कंडीशन में ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा Cl को, तो ये Na पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कैटायन बनेगा, और Cl पे आ जाएगा माइनस चार्ज। इसके पास इलेक्ट्रॉन है 28, इसके पास भी हो गए 288। ऐसे ही ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। और एग्जाम्पल की फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम के पास में एटॉमिक नंबर है 288 और ऑक्सीजन के पास है 26। इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले दे, दोनों के पास 8 कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसकी वैलेंस शेल में है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पूरा पेयर ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन को, और कैल्शियम पे आ जाएगा +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2 चार्ज। तो कंपाउंड क्या बन गया, दोनों के बीच में हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेज हैं, जहां अपोजिट चार्जेज होंगे वहां होगा अट्रैक्शन फोर्स। तो ऐसी कंडीशन में इसके पास हो गए लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट 8, इसके पास भी हो गए 28। अब बात आती है कौन से फैक्टर्स हैं कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे, स्टेबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहली चीज आती है, क्योंकि ये बॉन्ड बनता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, इट मीन्स हमें वही क्वालिटीज को लेना पड़ेगा कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे और नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन ले। अगर ऐसा होता है तो आयनिक बॉन्ड स्टेबल होगा
और वो बहुत तेजी से बनेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। और ये वैल्यू है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसकी होगी? ये होगी मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहां पर होगा लो द आयोनाइजेशन एनर्जी मोर इजीली कैटायन फॉर्म्ड। कैटायन उतनी ही जल्दी से बनेगा जितनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। नंबर 2, दूसरे नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना है। एक दूसरा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? वो होती है वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, electron gain enthalpy is the amount of energy released when one electron is added in valence shell of isolated gaseous atom. And electron gain enthalpy means amount of energy released. जितनी एनर्जी रिलीज होती जाएगी उतनी स्टेबिलिटी आयनिक बॉन्ड में आएगी। इसका मतलब नॉन मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं मस्ट हैव हाईएस्ट हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। अब दो चीज हो गई, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिए। अब आता है तीसरा पॉइंट होता है, वो है लैटिस एनर्जी। क्या है ये लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी व्हेन requisite number of cations and anions in their gaseous state combine together to form a ionic compound. To form ionic compound is known as the lattice energy. Lattice energy means it is the amount of energy released. क्योंकि कैटायंस है एनायंस है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा आयनिक बॉन्ड। सो मस्ट बी हाई, मस्ट बी हाई। तो 3 फैक्टर्स हो गए। अब ये लैटिस एनर्जी हाई हो कैसे सकती है, कैसे कर सकते हैं? उसका इफेक्ट पड़ता है साइज ऑफ मेटल आयन कैटायन और साइज ऑफ एनायन। तो यहां कंडीशन में ध्यान देंगे कि सबसे पहले लैटिस एनर्जी किन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 साइज पर, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर हम कहते हैं कि एनायन सेम है और कैटायन है स्मॉल, तो ऐसी कंडीशन में कैटायन इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। इलेक्ट्रॉन तो एनायन तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ कैटायन का साइज कैसा है? छोटा है। तो कैटायन का साइज होना चाहिए बड़ा। लेकिन अगर हम कहते हैं कंपेरिजन करते हैं, तो जितने कैटायंस एनायंस की साइज जितने स्मॉल होंगे उतना उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो साइज मस्ट बी लेस, स्मॉल साइज, दैट विल मस्ट बी स्मॉल, स्मॉल साइज होना चाहिए कैटायंस एनायंस का, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स इनका न्यूक्लियस कितना हैवी है। न्यूक्लियस चार्ज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का मीन्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन जल्दी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो कैटायंस एनायंस होंगे उन पे जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उनके बीच में ज़्यादा रिलीज होगी लैटिस एनर्जी और उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा आयनिक बॉन्ड। तो ये था इसमें आयनिक बॉन्ड